तो फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में कोरोना का मामला है। ये एक सफाई कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद करीब 100 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें सफाई कर्मचारी से लेकर सेक्रेटरी स्तर तक के कर्मचारी और उनका परिवार क्वारंटीन में है। कर्मचारियों को बाहर, जबकि अधिकारियों को होम क्वारंटीन किया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर हम इस सफाई कर्मचारी को छोड़ दें तो फिलहाल सभी के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। और यहाँ पर यह भी समझना होगा कि राष्ट्रपति भवन का जो परिसर है वो काफी बड़ा है और यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। एक पूरा सेक्रेटेरिएट, एक पूरा सचिवालय काम करता है राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और अन्य वर्ग के लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कितना असर इस पूरे तंत्र पर, इस पूरे सचिवालय पर पड़ रहा है, राष्ट्रपति भवन पर पड़ रहा है, ये जानने और समझने के लिए इस वक्त परिमल कुमार का रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। परिमल, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है कोरोना का वायरस, एक सफाई कर्मचारी में ये पॉजिटिव पाया गया। कितने दिन पहले का ये मामला है और किस तरह से राष्ट्रपति भवन इसके बाद प्रभावित होता दिख रहा है? देखिए, दरअसल ये 4 दिनों पुराना मामला है, लेकिन जानकारी हमें अभी मिली है कि इसमें एक सफाई कर्मचारी के जरिए कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद बाकी लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जिसमें अंडर सेक्रेटरी लेवल, डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। इन सबको फिलहाल जो अधिकारी हैं उनको वहीं पर होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है, जबकि बाकी जो कर्मचारी हैं उनको कालीबाड़ी के पास एक क्वारंटाइन सेंटर है जहां पे उनको कहा गया है कि क्वारंटाइन रहें। अगर 100 लोग अगर इस दायरे में हैं क्वारंटाइन के सेंटर में, क्वारंटाइन में, तो अपने आप में एक बड़ा फिगर है इसमें रिचा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और दरअसल ये इस कर्मचारी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी मदर लॉ को मिलने गया था हॉस्पिटल में और उसके बाद उस पर शक हुआ, टेस्ट करवाया गया। टेस्ट करवाने के बाद ये पूरा जो है मामला सामने में निकल कर आया। दरअसल ये जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी जो जानकारी मिली, उनकी माँ जो है वो मेड हैं एक अंडर सेक्रेटरी के यहाँ। तो उसके बाद जो है अंडर सेक्रेटरी जिन लोगों से मिले, फिर मेड की वजह से उन तक वो वायरस न कहीं पहुंच जाए, उसके बाद ये एहतियातन कदम उठाएगा। और ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो आमतौर पे लिया जाता है। लेकिन अगर इसमें एक चीज और अगर बताना चाहें कि आज के फिगर को भी अगर देखें रिचा, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा सुधार आज के फिगर में दिखेगा पिछले 24 घंटों में जो आया है फिगर। तो एक तरफ एक अच्छी खबर भी है, उसमें बुरी खबर भी है जो आंकड़े आए हैं उसमें। जी परिमल, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि ये फिगर्स, जैसा कि हम बार बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जैसा कि आप भी कह रहे थे, हम लगातार उसको देख रहे हैं कि जो अच्छी बात है उसको नोटिस करना और करवाना जरूरी है। अभी जो फिगर्स आपने भेजे हैं, 18,601 मामला पहुंच गया है, लेकिन अब रिकवर्ड रेट जो है वो 17.5 पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज है 17.5 तक पहुंचना 14.75 से। और जब हम डेथ रेट को देख रहे हैं क्लोज्ड केसेस में, तो वो अब 15.5 है, जो कि विश्व का जो एवरेज है वो 21 है। तो काफी बेहतर स्थिति में फिलहाल के जो फिगर्स हैं। हाँ, लेकिन अभी जो एक्टिव केसेस हैं ये उनको हटा के, तो एक्टिव केसेस जब खत्म होंगे तब क्या आंकड़े होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर निश्चित तौर पे। और ये महज 8 दिनों में दोगुना आंकड़ा पहुंचा है रिकवरी रेट का, शशांक। अगर आप याद करें तो 8 दिन पहले ये 9.99 के आसपास था। अगर आज 17.5 के आसपास पहुंचा है तो अपने आप में एक अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है रिकवर होने वाले लोगों को लेकर। और उम्मीद ऐसी ही करनी चाहिए कि धीरे धीरे इस संकट से भारत उभरेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका। तो अच्छी खबर यहाँ पर परिमल कुमार ने ये दी है कि कोरोना के जो संक्रमित मामलों में रिकवरी रेट है, जो स्वस्थ होने की दर है, बेहतर होने की दर है, वो 17.48% हो गई है, जो कि अभी तक कोरोना के दौरान सबसे अच्छी दर है। 705 लोग कोरोना से उभरे हैं। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं। अब कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 18,601 हो गई है, जिनमें 3,252 लोग इससे उभरे हैं और 590 लोग अभी तक इसके चलते मारे गए हैं। और कोरोना संकट से निपटने के लिए हमें सावधानियों के साथ साथ सैनिटाइजर्स की भी काफी जरूरत है। और सैनिटाइजर्स की मांग देश के बाजारों में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये कम ना पड़ जाए, इसके मद्देनजर अब सरकार ने तय किया है, एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर विवाद भी हो गया है। सरकार ने तय किया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो अतिरिक्त बफर स्टॉक है, सरप्लस स्टॉक है चावल का, उसके एक हिस्से को, छोटे हिस्से को इस्तेमाल कर इथेनॉल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए।
मंत्रालय के मुताबिक इस एथेनॉल का इस्तेमाल अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये अतिरिक्त स्टॉक गरीबों में बांट दिया जाता, मुफ्त दे दिया जाता, जो लोग भुखमरी का शिकार हैं या जिन तक अनाज नहीं पहुंच रहा है उन्हें क्यों ना दे दिया जाए। लेकिन सरकार इन्हें हैंड सैनिटाइजर्स में इस्तेमाल करना चाहती है। बिल्कुल, ये सवाल जो है वो लगातार उठता रहा है। मजदूर जो कि प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वो लगातार कहते रहे हैं ज़रूर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें पूरी हैं कि उनको शेल्टर मिले, फूड मिले, लेकिन मैं केरल जैसे राज्य का भी उदाहरण दूं तो वहां पर भी अभी कुछ 80 मजदूरों का मामला सामने आया था जो घर वापस जाना चाह रहे थे और उन्होंने भी कहा कि एक वक्त का खाना, भले ही शेल्टर भी मिल रहा है और उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस भी किया गया, लेकिन एक वक्त के खाने से गुजारा नहीं होता। तो क्या ये फैसला सही है? ये एक सवाल विवाद जरूर हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लग गया है। यूपी सरकार द्वारा अपने राज्य के छात्रों को वापस बुलाने का फैसला का कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। बिहार के बाद अब झारखंड ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में पीएम से बात की और उनका कहना है, सोरेन का, कि यूपी सरकार के फैसले के बाद उन पर भी अब अपने छात्रों को वापस बुलाने का दबाव है। आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर जब जो मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर इसे मना कर दिया गया था कि कोई भी राज्य किसी भी छात्र को वापस बुलाने के लिए कोई बस ना भेजे, लेकिन इसके बावजूद यूपी ने ऐसा किया था। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर देश में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। यूपी सरकार के द्वारा कोटा से छात्रों को वापस बुला लिया गया और इसको लेकर हमारे राज्य के बच्चे भी इससे काफ़ी हतोत्साहित हैं। उनका भी लगातार हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहा है, हमें संदेश भेजे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इनके परिवार जन भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं और इस तरीके के अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से आचरण में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही देश में दो तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। कोटा का जब इशू था, बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लाया था, केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया था, तो उस समय अगर कुछ तरह का केंद्र सरकार राजस्थान गवर्नमेंट को अगर कोई एडवाइजरी जारी करती, जिस तरह केरल पर एडवाइजरी जारी की है अभी, और केरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप रेस्टोरेंट ये लॉकडाउन में ये सब खोलना उचित नहीं है, तो उस तरह अगर केरल राजस्थान की सरकार को भी अगर कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई होती तो हम समझते हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाया जा रहा था, तो हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बिहार में हो रहा है वो शायद नहीं होता। तो ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? ये शुरू तब हुआ जब एक कैंपेन चलाया गया था और ये इन बच्चों द्वारा ही चलाया गया। उन्होंने वो ट्रेंड किया कि उनको वापस घर जाना है और बहुत से बच्चों ने जो फंसे हुए हैं राज्य में, कोटा का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे करीब सालाना 1.5 लाख के करीब बच्चे पहुंचते हैं और साथ ही उनमें से 30,000 के करीब अलग अलग एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं। और फिलहाल हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए। मनीष, यहाँ पर अशोक चौधरी जो सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र के संज्ञान में लाया गया, यहाँ पर मामला केंद्र से हरी झंडी का है या फिर अलग अलग राज्य सरकारों की दिलचस्पी का है? क्योंकि बिहार सरकार की शुरुआत पे ये दिलचस्पी नहीं थी कि वो अपने छात्रों को वापस लाए। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन का मजाक होगा। अब जब यूपी ने अपने बच्चों को बुला लिया, अब एमपी और छत्तीसगढ़ भी बसें जा रही हैं, तो बिहार सरकार कह रही है कि केंद्र दोहरे मापदंड अपना रहा है। निश्चित रूप से बिहार सरकार अगर ये कह रही है कि केंद्र दोहरे मापदंड अपना रहा है, तो उसके पीछे रीचा कारण यह है कि जब कोटा से करीब 400 छात्र आए थे, उसी समय बिहार के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को इस बारे में एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि इस तरीके से लॉकडाउन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बात दरअसल बिहार के लिए या झारखंड के लिए कोटा के बच्चों की नहीं है, वो कोटा से बच्चों को लाने में सामर्थ्य हैं, लेकिन उनकी असल दिक्कत यह है कि इन दोनों राज्यों के हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो दूसरे राज्यों में हैं
वो कोटा के अलावा बैंगलोर में है, भुवनेश्वर में है, बंगाल में है। तो अगर आप कोटा से लाते हैं तो उन राज्यों में जो फंसे हुए बच्चे हैं उनको आप कैसे नहीं लाएंगे? अगर आप उनको ला रहे हैं, अगर आप बच्चों को सब जगह से ला रहे हैं, तो फिर आखिर अपने प्रवासी मजदूरों को आप किस आधार पर उसे उनकी मांगों को, उनको घर वापसी की मांग को नजरअंदाज करेंगे? तो ऋचा, दिक्कत वहां पर है। और अब दोनों सरकारें चाहती है कि केंद्र सरकार या तो इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए या एक तरह से सबको छूट दे दे कि जिसको जहां जाना है, और उसके बाद से फिर दिशा निर्देश ना जारी करे। अगर आपने अशोक चौधरी के बयानों को देखा होगा तो उन्होंने कहा कि आप बंगाल को पुल अप कर रहे हैं कि आपके यहाँ लॉकडाउन के वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन कोटा का आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। शशांक। शुक्रिया मनीष। बिल्कुल, क्योंकि मापदंड हर एक राज्य के लिए, हर एक के लिए एक जैसे होने चाहिए और इसी को लेकर ही सवाल उठाए भी जा रहे हैं। शुक्रिया मनीष इसको बताने के लिए। कोरोना संकट से अमेरिका भी बेहाल है और इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया है कि इमिग्रेशन पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी। यानी जो दूसरे देश के लोग हैं और अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका में एंट्री लेना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं, उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। ये एक टेम्पररी, यानी एक तात्कालिक तौर पर माना जा रहा है कि निर्णय हुआ है। इसका एक संकेत दिया गया है। अभी इसका ऑर्डर नहीं निकला है व्हाइट हाउस की तरफ से, लेकिन इसका संकेत राष्ट्रपति ने दे दिया है। ये अलग बात है कि इससे पहले भी वो इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा हक में नहीं रहे हैं। उनको लगता रहा है कि अमेरिकियों की नौकरियां लेते हैं इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आए लोग होते हैं, जिनमें चीन के और भारत के बहुत सारे लोग H-1B वीजा पर जाते रहे हैं। और दरअसल इस संकट के चलते अमेरिका में बड़ी संख्या में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसके चलते भी माना जा रहा है कि ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल, 2.25 करोड़ 2.2 जो मिलियन 22 मिलियन का फिगर है वो आया है जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया, और ये रिकॉर्ड फिगर है अभी तक का। और ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये कदम इस समय पर किस लिए उठाया गया, क्या दबाव है? क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार बना है इस पूरी कोरोना महामारी के बीच में कि सही कदम, कड़े कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं उठाया गया। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा जुड़ रहे हैं। कादम्बिनी, ये बात तो कही जा रही है इमिग्रेशन को लेकर, और कुछ दिन पहले ही हमने H-1B वीजा वाली खबर भी देखी थी जिसको कि अलाउ कंटिन्यू करने की बात कही गई थी, लेकिन जॉब्स प्रोटेक्ट करने की भी फिर बात है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं दिखता? क्योंकि H-1B जो है वीजा, वो तो नॉन इमिग्रेंट है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हम देखें तो इंडियन IT होगा। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत साफ करने वाली बात हैं शशांक। पहली चीज तो ये कि ट्रंप ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। उनसे लगातार व्हाइट हाउस से ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें डिटेल्स क्या है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। तो उम्मीद की जाती है कि जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप करेंगे तो हो सकता है कि इसके बारे में कुछ और जानकारी आए, क्योंकि हालात वहां भी अभी ऐसे नहीं है कि एक बिल्कुल ब्लैंकेट बैन किसी तरह का हो सके। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले ये कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो एक्सपीडाइट करें, क्योंकि अमेरिका को डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अमेरिका जो है माना जाता है कि वो एक इमिग्रेंट्स का देश है और इमिग्रेंट्स की ही मेहनत पर वो खड़ा हुआ है। तो इस तरह से बैन करना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ट्रंप जो है 2016 में जब चुनाव वो जीत कर आए थे तो इनका प्लान ही यही था कि वो इमिग्रेशन रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इमिग्रेशन जब होता है तो बाहर से जो लोग आते हैं वो अमेरिकियों की नौकरी लेते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो वो यही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने भी बताया कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। ये ग्रेट डिप्रेशन में भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना आज की तारीख में हुआ है। तो जो इस बात के विरोधी, उनका ये कहना है कि ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश
कोशिश है, क्योंकि ट्रंप जो है वो महामारी को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए हैं जैसे करना चाहिए था। शुरू में उसको कमतर बताते रहे, उसके बाद उसको इग्नोर करने की कोशिश की, और अब जब हालात इतने खराब है कि करीब 8 लाख लोग वहां इन्फेक्टेड हैं, 43,000 से ज्यादा के करीब वहां पर डेथ्स हो चुकी है कोरोना वायरस से, तब वो इस तरह की चीज कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको जो चुनाव में जाना है तो उसके लिए वो सभाएं भी करेंगे। इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है 1-2 दिन पहले कि गवर्नर्स के ऊपर है कि वो अपने स्टेट्स को कैसे खोलना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये एक चुनावी हथकंडे की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी इमिग्रेंट्स की जरूरत सबसे ज्यादा वहां महसूस हो रही है, लेकिन तब भी ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी सब कुछ रुका रहेगा। सबसे ज्यादा असर इसका चीन और भारत पर पड़ना है। शशांक, शुक्रिया कादम्बनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावी एजेंडे से, उनके राजनीतिक एजेंडे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लगातार इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ इस लिहाज से रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये अमेरिकियों की नौकरी छीनते रहे हैं, और अमेरिका फर्स्ट की नीति ट्रंप ने हमेशा अपनाई है। इसे देखते हुए भी उनके राजनीतिक एजेंडे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश का अब जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसी सिलावट, इनके नाम सामने आ रहे हैं, ये शपथ लेंगे। मीना सिंह, गोविंद सिंह राजपूत भी शपथ लेंगे मंत्री पद की, और सिंधिया खेमे के ये 2 मंत्री होने जा रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। और यहाँ पर ये बात भी जाननी और समझनी जरूरी है कि मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उसमें कोई मंत्री अभी है नहीं। वो अकेले मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए अनुराग द्वारी के पास चलते हैं। अनुराग, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि एक मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री की सरकार इतने दिनों से चल रही है, तो जाहिर है कैबिनेट एक्सपेंशन जरूरी था। कितने मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, संख्या क्या है, और कितनों को आज शपथ दिलाई जाएगी, और किसे क्या मंत्री पद मिल सकता है, कुछ खबर? देखिए, पहले ये रिकॉर्ड बीएस येदियुरप्पा के नाम पर था, और वो 27 दिनों की अवधि पूरी करने के बाद ये रिकॉर्ड अब शायद शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हो कि अकेले सरकार चलाने का। जहां तक खबरें आ रही हैं, 12 बजे के आसपास राजभवन में शपथ होगी। जैसा हमने बताया कि 2 सिंधिया के करीबी जो लोग हैं, तुलसी सिलावट जो पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी एक विडंबना ही होगी कि जब स्वास्थ्य का जिम्मा उनके पास था उस वक्त रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे थे, और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत, इन दोनों को शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी के जो अपने लोग हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल को शपथ दिलाई जा सकती है। 2 बड़े नेता भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष थे, लगातार 9 बार से विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक हैं। ये माना जा रहा है कि अभी उनको जगह नहीं दी जाएगी, जब 3 तारीख के बाद संभावित और एक विस्तार होगा तब उनको जगह दी जाएगी, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत भी सागर से आते हैं, तो और जो गढ़ाकोटा से जो नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव, वो और भूपेंद्र सिंह जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, वो आते हैं। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत को जगह दी जा रही है, इनको बाद में बुलाया जाएगा। किसको क्या पद मिलेगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के अपने विवेकाधिकार पर है। लेकिन माना यह जा रहा है कि क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय और जो नागरिक आपूर्ति है, इन सारे विभागों की है, तो शायद इनमें से ही, इन विभागों में से ही इन मंत्रियों को जो है पद मिलेगा। जी, साथ ही अनुराग, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने लोगों को जो आपने नाम बताए हैं वही हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं? क्योंकि वो जरूर चाहेंगे कि अगर पिछली सरकार में 6 लोग ऐसे थे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे और अब बीजेपी में आए हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहेंगे कि सबको मंत्री पद वापस मिले। बिल्कुल, देखिए, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की संख्या उसके आधार पर 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोटा मंत्रिमंडल इसलिए रखा जा रहा है ताकि इसके बाद जो 3 तारीख को संभावित विस्तार हो। जैसा मैंने बताया कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन जो अगला संभावित विस्तार होगा उसमें फिर बाकी उनके जो 6 लोगों ने जिन्होंने मंत्री पद गंवाया था उनको रखा जाएगा। साथ ही साथ जो और असंतुष्ट थे, जैसे बिसाहूलाल सिंह या ऐदल सिंह कंसाना, इनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। और जो
4 मंत्री थे जो बच गए हैं, उनको तो जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को दी ही जाएगी। उसके अलावा कांग्रेस के खेमे से और 4 लोगों को जो बीजेपी में आए हैं उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। यानी 10 मंत्री पद जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनके लिए, और बाकी लगभग 24 मंत्री बीजेपी अपने जो पुराने नेता हैं उनसे बनाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी में भी अब नाराजगी का दौर चल पड़ा है। 10 से 12 ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये नाराजगी कांग्रेस वाली शक्ल लेगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन अंदरूनी खबर यही है कि बीजेपी के 10 से 12 विधायक भी नाराज हैं। बिल्कुल, जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है अनुराग, तो ये सामंजस्य बनाना ये सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन कर्नाटक में हमने वो देखा बनते हुए। मध्य प्रदेश को क्या आप किसी तरीके से अलग समझते हैं? और क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो गए होंगे वो एक वादे पे गए होंगे या सिर्फ नाम पर गए हैं, उन्हें भी चाहिए होगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं परेशानी भाजपा के अंदर भी दिखाई देने लगी है। देखिए, बीजेपी के अंदर परेशानी थी, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी की परेशानी सामने नहीं दिखती है कांग्रेस की तरह। तो जैसा हमने खबर बताया था कि जब तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नारे लगने लगे थे बीजेपी मुख्यालय में, तो थोड़ी तनातनी भी हुई थी। तो ऐसी खबरें बीजेपी की बहुत ज्यादा आगे आ नहीं पाती हैं। लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में भी, क्योंकि आप देखेंगे कि 34 में से 10 मंत्रियों का जो टिकट पिछली सरकार में रहे या उसके पहले वरिष्ठ मंत्री थे जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, संभवतः उनको जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से और जो कांग्रेस से लोग आए हैं उनको भी एडजस्ट करना है। तो इस तरह की कवायद चलती रहेगी। लेकिन क्या ये नाराजगी बहुत उभर कर सामने आती है, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब तक तो मुख्यमंत्री के नाम पर भी भाजपा के अंदर से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही थी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब शुक्रिया अनुराग पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 5 न्यूज़ की, यानी कि वो 5 खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती हैं। आप इनमें से किस खबर को विस्तार से जानना चाहते हैं उसे हम तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी राय को। हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, एक पोल हम पब्लिश करने जा रहे हैं, उसका हिस्सा बनिए और हमें बताएं कि किस खबर को आप पूरे दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। इसमें पहली खबर, कच्चा तेल ऐतिहासिक गिरावट, भारत में गिरेंगे दाम, यह हमारी पहली खबर है। दूसरी खबर, दिल्ली से कोरोना मरीज पर कारगर हुआ प्लाज्मा थेरेपी। तीसरी खबर, देश में चावल से सैनिटाइजर बनाने की तैयारी। चौथी खबर, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना, 100 क्वारंटीन। और पांचवी खबर, नॉर्थ कोरिया, सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत नाजुक। ये हमारी आज की टॉप 5 खबरें हैं। एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए।